हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पेपर 1 के टॉपिक 8 नंबर के बारे में, जिसमें हम लोग प्रसव व्यापत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस अगर देखें तो प्रसव व्यापत में पहला जो टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है अबाउट द अकाल प्रसव। अकाल प्रसव के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें परिभाषा, निदान, संप्राप्ति, लक्षण आदि के बारे में पढ़ना है अकाल प्रसव के। और साथ ही साथ आज के वीडियो में हम लोग प्रेटर्म लेबर के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में ये दो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाल प्रसव क्या होता है, और अकाल प्रसव में भी देखेंगे कि अकाल प्रसव के क्या रीज़न है या फिर उनके निदान क्या है और इसके भेद क्या है, आदि चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि अकाल प्रसव होता क्या है या फिर अकाल प्रसव का टर्म कहाँ से आया है। तो बोला गया है कि प्रसव के समय उत्पन्न विकार जो गर्भ तथा गर्भिणी दोनों के लिए घातक हो सकते हैं। ठीक है, जब प्रसव के समय अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है जो कि गर्भ के लिए भी घातक हो और गर्भिणी के लिए भी घातक हो, तो ऐसे विकारों को हम लोग इन सभी चीज़ों के अंदर रखते हैं, जिसमें अकाल प्रसव आता है, गर्भसंग आता है, अपरासंग आता है और मूढ़ गर्भ आता है। इनको हम लोग प्रसव व्यापत के अंदर सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो हमारे लेसन का नाम क्या है, प्रसव व्यापत। तो बेसिकली विभिन्न विभिन्न चीज़ें यहाँ पे आते हैं, जिन भी चीज़ों के कारण गर्भिणी या फिर गर्भ को नुकसान हो सकता है या फिर घातक हो सकता है किस समय, प्रसव के समय, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं, प्रसव व्यापत के अंदर आते हैं। जैसे कि अकाल प्रसव मतलब कि जो टाइम पे प्रसव होना चाहिए, जो टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए उस समय पे ना होके उससे पहले या फिर उसके बाद हो रहे हैं, तो उसको अकाल प्रसव रख। उसके बाद गर्भ का सम मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया। अपरासंग मतलब कि जो प्लासेंटा है वो रिटेंड रहेगा, या फिर मूढ़ गर्भ, आदि सभी को हम लोग प्रसव व्यापत के अंदर सम्मिलित करते हैं। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले प्रसव व्यापत के अंदर अकाल प्रसव के बारे में। अकाल प्रसव के बारे में जब हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि महर्षि जो चरक हैं उनके अनुसार 8वें मास के पश्चात एक दिन भी व्यतीत हो जाने पर 9वां मास चालू हो जाता है, और उस 9वें मास से लेकर 10वें मास तक प्रसव काल आचार्य चरक ने कहा है। ठीक है, तो ये आपको पहले याद रहना चाहिए कि नॉर्मल जो डिलीवरी टाइम है, जो नॉर्मल लेबर टाइम है, वो कभी रहता है। तो 9वें महीने से लेकर 10वें महीने तक आचार्य चरक ने बोला है कि सामान्य प्रसव काल होता है। इस काल के पूर्व अथवा बाद में होने वाला प्रसव अकाल प्रसव कहा जाता है। ठीक है, जो सामान्य प्रसव काल है उस सामान्य प्रसव काल में प्रसव न होके उससे पहले या फिर उस समय के बाद अगर प्रसव हो रहा है तो उसको हम लोग अकाल प्रसव कहते हैं। तो ये डेफिनेशन सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जब हम लोग डर्नर की बात करते हैं, सुश्रुत उत्तर तंत्र में इसका उल्लेख आया है। उन्होंने बोला है कि आचार्य डल्हन ने बोला है कि अपप्रजाता अकाल प्रसूता। उन्होंने क्या बोला है, अपप्रजाता को अकाल प्रसूता कहा है, मतलब कि जो सही समय पे प्रजा को उत्पन्न न करे उसको अकाल प्रसूता उन्होंने कहा है। और सुश्रुत चिकित्सा में बेसिकली 31वें जो अध्याय है उसमें अकाल प्रसूता के बारे में उल्लेख मिलता है कि काल प्रसूता में स्नेहपान वर्जित होता है। तो अभी तक क्या क्या याद रखना है कि हमारे लेसन का नाम है प्रसव व्यापत, और प्रसव व्यापत का अर्थ क्या होता है कि प्रसव के समय होने वाले व्यापत या फिर विकार को प्रसव व्यापत के अंदर रखते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें मेन बेसिकली हमें पढ़नी रहती है, जिसमें अकाल प्रसव आता है, गर्भसंग आता है, अपरासंग, मूढ़ गर्भ, ये सभी के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं इस लेसन में। सबसे पहले हम लोग प्रसव व्यापत में बात कर रहे हैं आज अकाल प्रसव। अकाल प्रसव का अर्थ हम लोग ने क्या देखा कि जो निश्चित समय होता है, जो प्रसव काल होता है, उसके पहले या फिर उसके बाद में होने वाले प्रसव को अकाल प्रसव कहा जाता है, और डल्लर ने भी इसके बारे में उल्लेखित किया है। अब बात करते हैं निदान के बारे में कि किन किन कारणों से यहाँ पे अकाल प्रसव की कंडीशन हो सकती है। तो बोला गया है कि शुक्र अश्रुक आत्म आशय काल संपत्त यस्य उपचारस्य हिते स्थान्य। क्या बोला गया है, जिस प्रकार शुक्र, आर्तव, आत्मा, आशय एवं काल। ठीक है, शुक्र, अश्रुक, अश्रुक मतलब क्या, आर्तव, आत्मा और काल संपद आदि की संपत्तता गर्भिणी द्वारा हित अन्न सेवन एवं अन्य संपद उपचार से गर्भ परिपूर्ण देह होकर सुखपूर्वक पूर्ण काल से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार इनमें से एक या अधिक में विपरीतता होने से अकाल प्रसव की संभावना हो सकती है। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर इनमें कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो उसके वजह से अकाल प्रसव जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो क्या बोला गया है कि शुक्र अश्रुक आत्म आशय काल संपद यश्य उपचारश्च हिते है
तथा अन्य है गर्भश्च काले च सुखी सुखम च संजायते संपरिपूर्ण देह। मतलब क्या कि जिस प्रकार क्या होता है कि विभिन्न चीजों की संपत्तता, जैसे कि शुक्र अच्छा होना चाहिए, आर्तव अच्छा हो, आत्मा सही से उसमें लीन हो रही हो, या फिर आशय और काल आदि अगर अच्छे से हो, तो क्या होगा कि गर्भिणी द्वारा अगर हितकर आहार विहार का सेवन हो रहा है तो गर्भ अच्छे से उत्पन्न होगा, समय पे उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज वो सही से नहीं कर रही तो ऐसे में क्या होगी, अकाल प्रसव जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद बोला गया है कि कुपित तु विनिहंति गर्भान विकृतिम आपादयत्य अतिकालम वा धारयति। मतलब क्या कि जो विकृत वायु है वो गर्भ को गर्भाशय में अधिक समय तक धारण किए रहती है, जिससे विलंब से प्रसव होता है। इसी को हम लोग विलंब प्रसवा भी कहते हैं। और महर्षि जो हारित है उन्होंने वायु के प्रकोप से अपूर्ण दिवस का प्रसव होना बताया है। ठीक है, बेसिकली जो हमारा ये हो रहा है, क्या अकाल प्रसव हो रहा है, उसमें बेसिकली वायु का मेन प्रधानता होती है, क्योंकि अपान वायु का ही काम होता है गर्भ निष्क्रमण। अगर अपान वायु उस गर्भ को पहले निकाल दे रही है तो भी अकाल प्रसव हो जाएगा, और अगर उसको कुछ समय तक रख के रहिए, सही समय पर नहीं निकाल रहे, तो भी अकाल प्रसव जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इसके बेसिकली दो भेद माने गए हैं, पूर्वकालिक प्रसव या फिर कालातीत प्रसव। पूर्वकालिक प्रसव मतलब कि काल, जो हमारा प्रसव काल है उससे पहले ही क्या हो रहा है, प्रसव हो जा रहा है, तो उसको पूर्वकालिक प्रसव कहेंगे। और अगर हमारा प्रसव काल के बाद प्रसव हो रहा है तो उसको कालातीत प्रसव कह देते। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है अकाल प्रसव। इसके बारे में चिकित्सा आदि हमको उतना देखने को नहीं मिलता, हमारे जो बुक्स हैं उसमें भी उतना ज़्यादा चिकित्सा के बारे में उल्लेखित नहीं है। तो हम लोग हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी सिलेबस, दैट इज़ प्रीटर्म लेबर के बारे में, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रीटर्म लेबर क्या होता है, उसके क्या रीजन्स, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। तो इसी को अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक टर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीटर्म लेबर की। तो प्रीटर्म लेबर बेसिकली क्या बोला गया, इज डिफाइंड एज द वन सेट ऑफ द लेबर बिफोर द 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन। ठीक है, नॉर्मली जो जेस्टेशन होता है वो 37 से 41 वीक्स के बीच में कहा गया है। अगर ये जेस्टेशन या फिर जो डिलीवरी हो रही है या फिर लेबर जो है वो 37 वीक्स से पहले आ जा रहा है तो उसको हम लोग प्रीटर्म लेबर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीटर्म लेबर क्या होता है कि इट इज द डिफाइंड एज वन सेट ऑफ लेबर बिफोर द 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अब बोला गया कि अबाउट 10% ऑफ द ऑल प्रेगनेंसीज आर कॉम्प्लिकेटेड बाय द प्रीटर्म लेबर। ठीक है, 10% पूरे प्रेगनेंसी, मतलब 100 लोग अगर प्रेग्नेंट हो, 100 फीमेल्स प्रेग्नेंट हो, तो उसमें से अबाउट 10% मतलब कि 10 फीमेल्स में ये प्रीटर्म लेबर कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। एंड क्या बोला गया, इट मे बी हायर अमंग पुअर सोशोनॉमिक स्टेटस स्पेशली इन वुमेन लेस देन 17 ईयर्स ऑफ एज और मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अगर कोई जो फीमेल है वो 17 ईयर्स से कम एज की है या फिर 35 ईयर्स से ज़्यादा एज की है और उसने कंसीव किया है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें प्री टर्म लेबर जैसी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर की कि किन किन कारण से बेसिकली यहाँ पे प्रीटर्म लेबर की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो सबसे पहले आता है इसमें मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में सबसे पहले आता है दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें क्या बोला गया है कि जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है तो लेबर में नीड टू बी इंड्यूस्ड और पेशेंट में स्पॉन्टेनियसली गो इनटू लेबर। ठीक है, जब क्या हो रहा है कि हमारा जो हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ब्लड प्रेशर को। अगर वो अनकंट्रोल रहता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली वो लेबर में जा सकती हैं। दूसरा, अगर पेशेंट को रेनल कोई डिजीजेस हो या फिर डायबिटिक मेलाइटिस जैसी कंडीशन हो, पेशेंट को अनेमिया हो, हार्ट डिजीज हो, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो या फिर यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज जैसे कि बाइकॉर्निएट या फिर यूनिकॉर्निएट हमारा यूट्रस हो, तो ये सभी कंडीशन जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है इनटू द प्री टर्म लेबर के। वहीं पे हम लोग फिटल फैक्टर की बात करें तो कंजेनाइटल कोई मॉलफॉर्मेशन हुआ हो फिटस में या फिर फिटल में कोई इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको पहले ही क्या करता है, यूट्रस बाहर एक्सपेल आउट कर देता है। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशन हो या फिर कोई प्लासेंटल फैक्टर्स हो जैसे कि अब्रप्टो प्लासेंटा हो गया या फिर प्लासेंटा प्रेविया हो गया या फिर हाइड्रोअमनियोस जैसी कंडीशन हो, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें। अब बोला गया इन अबाउट 30 to 40% ऑफ केसेस नो ऑब्वियस कॉज कैन बी फाउंड। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में 30 to 40% ऑफ केसेस में कोई कॉज ही नहीं पता चलता। अगर मैटरनल कॉज है तो उसमें ज़्यादातर हमें हाइपरटेंशन या एनेमिक कंडीशन देखने को मिलती है या फिर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मोस्ट कॉमन बताया गया है, जो कि बेसिकली यहाँ पे प्रीटर्म लेबर करा सकता है।
इसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात कर लेते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में हम लोग ने जैसे ऊपर ही देखा कि अगर मदर की एज 17 से कम या फिर ग्रेटर देन 35 ईयर्स है तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है प्री टर्म लेबर। अगर वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं या फिर कोई ऑक्यूपेशन करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं जिसके वजह से उसके बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में स्मोकिंग या फिर ड्रग का एडिक्शन है, ठीक है, किसी भी तरह का ड्रग्स का यूज़ कर रही है, कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर हो उसको, या फिर पैरिटी, पैरिटी मतलब कि प्राइमरी या फिर ग्रैंड मल्टीपैरा, जैसे कि हम लोग ने अभी देखा प्राइमरी या ग्रैंड मल्टीपैरा में क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा बच्चे को जन्म दिया हो, 3-4 बच्चे के बाद ग्रैंड मल्टीपैरा हो, या फिर प्राइमरी हो, फर्स्ट टाइम उसका लेबर आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी वो प्रीटर्म लेबर की कंडीशन में जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है एटियोलॉजिकल फैक्टर या फिर कॉजेस में। अब हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि हिस्ट्री सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग जब भी क्लिनिकल कंडीशन देखते हैं तो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा, कि हिस्ट्री ऑफ लेबर पेन्स बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन शुड मेक वन से सस्पेक्ट ऑफ प्रीटर्म लेबर, ठीक है। अगर मान के चलो कोई फीमेल आ रही है वार्ड में आपके और बोल रही है कि उसको पेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, कहाँ पे, उसके यूट्रस साइड में, लोअर एब्डोमिनल साइड में, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रीटर्म लेबर में जा सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे यूट्राइन कंट्रेक्शन देखने को मिल रहा, कमिंग एवरी 3 to 4 मिनट्स एंड लास्टिंग फॉर अबाउट 30 to 40 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, 30 to 40 सेकेंड लास्ट कर रहा है, और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्शन फेल हो रहा है एग्जामिनेशन पे, तो भी हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रीटर्म लेबर में जा रही है। और वजाइनल एग्जामिनेशन, अगर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ऐसे में हमें जो सर्विक्स रहेगा वो डायलेटेड देखने को मिलेगा, मोर देन 2 to 3 सेंटीमीटर, और इफेस्ट देखने को मिलेगा 50% या फिर मोर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, वजाइनल एग्जामिनेशन की। जब हम लोग वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, सर्विक्स डायलेटेड रहेगा, और दूसरा इफेक्ट देखने को मिलेगा मोर देन 50%, और इन केसेस, सम केसेस में वहाँ पे मेम्ब्रेन भी रप्चर देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें सजेस्ट करती है कि वहाँ पे पेशेंट जो है प्रीटर्म लेबर में जा रहे हैं। अब इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले कंप्लीट हीमोग्राफ पूरा ब्लड स्टडी करेंगे, यूरिन कल्चर कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन कंडीशन तो नहीं है, वेजाइनल स्वैब कल्चर कर सकते हैं ताकि वहाँ पे भी इन्फेक्शन को रूल आउट किया जाए, और एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे, अम्नियोसेंटेसिस के थ्रू, और उसका दैट इज ग्रामस्टैन बैक्टीरियल कल्चर करेंगे, इसका एमनियोटिक फ्लूइड का ल्यूकोसाइट काउंट देखें, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो और फोम स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे ताकि पता चल सके कि फीटल वेलबिंग कैसा है और फीटल कितना ज़्यादा मैच्योरिटी उसमें आई है। तो ये सारे डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर सके कि पेशेंट को लेबर करवाना है, इंड्यूस करना है, या फिर उसको अभी सप्रेस करके रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर पेशेंट प्री टर्म लेबर में जाने वाली है या फिर जा रही है तो उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो बोला गया इफ द प्रेगनेंसी इज ऑलरेडी 35 वीक्स और मोर लेबर में बी ऑलो टू टेक प्लेस, ठीक है। क्या बोला गया है कि अगर प्रेगनेंसी कितने समय की हो गई है, 35 वीक्स की हो चुकी, या फिर 35 वीक्स से ज़्यादा की हो गई, तो ऐसे में हम लोग लेबर को होने दे सकते हैं या फिर लेबर को इंड्यूस और ज़्यादा उसको ऑगमेंट कर सकते हैं। वहीं पे बोला गया कि अ बेबी बॉर्न बिफोर 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज प्रोन टू डेंजरस नियोनाटल कॉम्प्लिकेशन, सो एफर्ट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द और अरेस्ट द पीटीएल, दैट इज प्रीटर्म लेबर, ठीक है। अगर 35 वीक से ज़्यादा की है तो उसमें हम लोग प्रेगनेंसी क्या कर सकते हैं, लेबर को होने दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 35 वीक से या 34 वीक से कम है तो ऐसे कंडीशन में अगर वहाँ पे लेबर हो गया, डिलीवरी हो गई, तो ऐसे कंडीशन में जो बेबी रहेगा वो डिफरेंट उसको नियोनाटल कॉम्प्लिकेशन फेस करने पा सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो प्रीटर्म लेबर है उसको अरेस्ट किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो फीमेल है उसको तुरंत क्या करना चाहिए, हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। सेकेंड चीज़, अगेन उसको बेड रेस्ट करना चाहिए इन द लेटरल पोजीशन, उसको इन्फ्यूजन करना चाहिए आईवी फ्लूइड्स इन द इनिशियल 30 मिनट्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूट्राइन रिलैक्सेंट दैट इज टोकोलाइसिक एजेंट, जो कि रिड्यूस करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मान के चलो प्रीटर्म लेबर में जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है लेकिन एज अभी 34 वीक से कम, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटलाइज करें, उसको क्या करें, बेड रेस्ट दें, और आईवी सलाइन लगा के रखें, आईवी, क्योंकि ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में उसको जो भी ड्रग्स हो आईवी में दिया जा सके, और साथ ही साथ टोकोलाइटिक एजेंट देना चाहिए, मतलब कि यूट्राइन रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उनको कम किया जा सके।
अब टोकोलाइटिक एजेंट में बेसिकली यहाँ पे हमें दो तरह के टोकोलाइटिक एजेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है बीटा मिमेटिक ड्रग्स, जिसमें हमें आता है आइसोप्रोपिन, सल्ब्यूटामॉल और रिटोड्रिन, ये सभी आ जाते हैं। तो इसमें से हम लोग जो आइसोप्रोपिन है ये मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इंडिया में देखने को मिलता है। इसको हम लोग ओरली भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, या फिर इंट्रावेस्कुलर भी दे सकते हैं, या फिर इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। अब इसमें ओरल डोज में क्या बोला गया कि 1 टैबलेट जो कि 10 mg का देते हैं 4 टाइम्स डेली। वहीं पे इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो 10 mg इंट्रामस्कुलर एवरी 6 आवर्ली। और अगर इंट्रावेनस दे रहे हैं तो ऐसे में 40 मिलीग्राम डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ डेक्सट्रेज या फिर रिंगर लैक्टेट के सॉल्यूशन में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोकोलाइटिक एजेंट क्यों दे रहे हैं? ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, अरेस्ट किया जा सके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को या फिर प्रीटर्म लेबर को रोकने के लिए। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बीटा मिमेटिक ड्रग्स देते हैं, जिसमें से आइसोप्रिन जो होता है वो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं इन द इंडिया। इसमें से तीनों ओरल, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। अब बोला गया है कि जो इंट्रावेनस है इन्फ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट 10 to 15 ड्रॉप्स पर मिनट एंड द डोज शुड बी इंक्रीज ओनली आफ्टर चेकिंग द पल्स रेट एंड द ब्लड प्रेशर। ठीक है, बेसिकली पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हुए हमें क्या करना चाहिए? डोज को बढ़ाते रहना चाहिए। इफ द पल्स रेट बिकम्स मोर देन 120 पर मिनट और द बीपी फॉल्स बिलो 90/60 mm ऑफ Hg, द इन्फ्यूजन शुड बी स्टॉप और शुड बी मेड वेरी स्लो। क्योंकि ये क्या कर रहा है, वहाँ पे हार्ट बेसिकली जो पल्स रेट है अगर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? इन्फ्यूजन रेट को कम करना चाहिए या फिर स्टॉप करना चाहिए। इफ केयर इज नॉट टेकन, आइसोप्रोपिन ड्रिप कैन कॉज हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा और इवन द डेथ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सही समय पे उसको रोका ना जाए या फिर उसके जो रेट है उसको कम ना किया जा सके तो डिफरेंट उसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। वंस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर अरेस्टेड, IV ड्रिप शुड बी स्टॉप्ड एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन स्टार्ट। ठीक है, एक बार क्या किया हम लोग ने, कॉन्ट्रैक्शन को रोक दिया तो IV ड्रिप को स्टॉप कर देना चाहिए और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे क्या करना है? टैपर करना है डोज को। व्हेन देयर आर नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर मोर देन 24 आवर्स, ओरल आइसोप्रिन कैन बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट को हम लोग ने एडमिशन किया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसके बाद बेड रेस्ट दिया, बेड रेस्ट के बाद IV दिया। IV में हम लोग क्या दे रहे हैं उसको? बीटा मिमेटिक ड्रग में आइसोप्रोपिन दे रहे हैं, जो कि हम लोग सबसे पहले इंट्रावेनस देंगे। इंट्रावेनस देने के बाद जैसे जैसे उसका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम होने लगे या फिर अरेस्ट हो चुका हो तो ऐसी कंडीशन में फिर इंट्रामस्कुलर देंगे और 24 घंटे बाद अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग ओरली देना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा आता है इसमें निफेडेपिन। ठीक है, निफेडेपिन में क्या बोला गया है कि दिस ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट प्रीटर्म लेबर। ठीक है, इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? बेसिकली निफेडेपिन का हम लोग हाइपरटेंशन की कंडीशन में करते हैं। अब बोला गया इट इज गिवन इनिशियली एज 30 मिलीग्राम ओरली फॉलोड बाय 10 to 20 मिलीग्राम 8 आवर्ली। ठीक है, पहले शुरू में क्या करते हैं? 30 मिलीग्राम ओरली देते हैं, फिर बाद में 10 to 20 मिलीग्राम 8 आवर्ली और देना स्टार्ट करते हैं। When given orally, it does not cause much of hypotension, but one must be on look out for headache, which is a common side effect of nifedipine। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं? ओरली दे रहे हैं तो हाइपोटेंशन भी कॉज नहीं करता। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि ये इसके साइड इफेक्ट में हमें हेडेक देखना है कि बहुत ज़्यादा हेडेक पेशेंट को तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं? टोकोलाइटिक्स तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशन है जिसमें टोकोलाइटिक्स नहीं दिया जा सकता। तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ टोकोलाइटिक्स भी आपको पता होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी ग्रेटर देन 35 वीक्स है तो ऐसे में टोकोलाइटिक्स हमें नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? प्रीटर्म लेबर में जा रही पेशेंट तो उसको अलाउ करना चाहिए। दूसरा, अगर इंट्रायूट्राइन डेथ हुआ है तो ऐसे में भी कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा, मालफॉर्म्ड यूट्रस है फिर तब भी ऐसे भी कंडीशन में टोकोलाइटिक्स नहीं यूज़ करना चाहिए। या फिर प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, अब्रेप्टो प्लासेंटा हो, या फिर सर्वाइकल डायलेशन अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुका हो, या फिर सर्वाइकल इफेसमेंट 70% से ज़्यादा हो, तो इन सभी कंडीशन में हमें टोकोलाइटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द मैनेजमेंट। इसके अलावा हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी यूज़ करते हैं, तो देख लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं इसमें। तो बोला गया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इन द बेबीज बॉर्न विद द प्रीटर्म लेबर। ठीक है, जैसे ही हमारा बेबी का जन्म होता है जो कि प्रीटर्म बेबी है 35 वीक्स के मतलब 37 वीक्स से पहले अगर उसका डिलीवरी हो गया है तो ऐसे कंडीशन में उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखना मोस्ट
कॉमन रहता है और ये एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। तो क्या बोला गया कि आरडीएस डेवलप्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंस, अ फैक्टर विच प्रिवेंट्स द अल्वेलाई फ्रॉम द कोलैप्सिंग ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। बेसिकली जब लंग्स क्या करते हैं, एक्सपिरेट आउट करते हैं, तो जो वहाँ पे गैसेस रहते हैं, एयर रहता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में लंग कोलैप्स होने से बचाने का काम किसका होता है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का। लेकिन ये क्या होता है, उतना वेल डेवलप नहीं होता किसमें, प्री टर्म लेबर में हुए वाले जो बेबीज होते हैं। अब क्या बोला गया कि नॉर्मली दिस अपीयर्स आफ्टर द 34 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स टू द मदर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन डेक्सामेथासोन और इंजेक्शन बीटामेथासोन 12 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, 2 doses 12 hours apart, helped in the acceleration of the lung maturity due to increased production of the surfactant in the baby, thereby reducing the chances of baby developing the respiratory distress syndrome। ठीक है, हम लोग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बेबी में ना हो इसलिए क्या कर सकते हैं कि जो मदर है उसको हम लोग बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और इसमें किसका एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हम लोग करते हैं, तो डेक्सामेथासोन का या फिर बीटामेथासोन का हम लोग बेसिकली डोजेज देते हैं टू द मदर, ताकि उसमें कहा जाएगा जो ये सर्फेक्टेंट है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, ताकि अगर बेबी प्रीटर्म भी रहे तो उनमें सर्फेक्टेंट की कमी होने से आरडीएस जैसी कंडीशन डेवलप न हो। तो ये बेसिकली हम लोग जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ कर रहे हैं ये किसके लिए, बेबी के लिए कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन केस ऑफ द प्रीटर्म लेबर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें विद इन द प्रीटर्म लेबर। तो प्रीटर्म लेबर में आपको याद रखना है कि 37 वीक्स से पहले अगर हो रहा है तो उसको प्रीटर्म लेबर बोलेंगे। इसमें बेसिकली इटियोलॉजिकल फैक्टर में मोस्टली क्या रहता है कि अगर 17 ईयर से कम एज की फीमेल है या फिर 35 ईयर्स एज से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल है टू द प्रीटर्म लेबर। डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें जरूरी है। और मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले याद रखना है कि अगर 35 वीक्स से ज़्यादा है तो इंड्यूस कर देना है या फिर ऑगमेंट कर देना है किसको, लेबर को। और अगर 35 वीक्स से कम की है तो ऐसे में उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें टोकोलाइटिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। और अगर वो प्री टर्म लेबर में जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ करेंगे ताकि आरडीएस जैसी कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सके। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू अकाल प्रसव एंड द प्री टर्म लेबर क्लियर हो गई होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोज़ में और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।